आप प्रवेश कर रहे हैं सीएनबीसी आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज और इबेक्स कैश स्टूडियो में आपका स्वागत है, जहां से आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। हर हफ्ते की तरह हम एक बार फिर आपके साथ हाजिर हैं और आज हमारे साथ जो प्रॉपर्टी गुरु हैं वो है प्रॉप स्टोरी के को फाउंडर आशीष महाजन जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। तो आइए आशीष जी के साथ हम बातचीत शुरू करते हैं। दर्शकों के सवाल तो आशीष जी आपसे लेंगे ही लेंगे, लेकिन हर बार की तरह अब चूंकि हम मिड ऑफ द फेस्टिव सीजन है और बहुत हम देख रहे हैं बैंक्स की तरफ से भी बज़ है, प्रॉपर्टी मार्केट में भी बज़ है, तो आप सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि इस वक्त बाजार के क्या हालचाल है। जी विपिन जी, जैसे अभी क्या हो रहा है कि मार्केट में कोई बहुत बड़े सिग्निफिकेंट नए लॉन्चेस नहीं हुए हैं। तो इनफैक्ट प्रेस्टीज ग्रुप ने एक प्लॉटेड प्रोजेक्ट लॉन्च किया था जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड थी। कंपनी क्लेम करती है कि विद इन 24 आवर्स 800 प्लॉट उन्होंने बेच दिए, जो बहुत हद तक सही भी है क्योंकि हमने भी ये बात चेक करी। एक महीने की जो एक्सरसाइज थी वो 24 आवर्स में कल्मिनेट हो गई कि 800 प्लॉट्स, हर प्लॉट 50-60 लाख से ऊपर से 2 करोड़ 2.5 करोड़ उस रेंज में भी था। ये बैंगलोर की बात है जी। मिनटों में निकल गया। ओके। पर बाकी जो हम देख रहे हैं कि जो बड़े बिल्डर्स हैं उनके कोई नए प्रोजेक्ट्स नहीं अनाउंस हो रहे हैं। कुछ नए टावर एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स में अगर कुछ अनाउंस हो जा रहे हैं, कुछ और बिल्डर्स हैं जो थोड़े से लोअर कैटेगरी में हैं, थोड़े छोटे बिल्डर हैं, लोकली अच्छे बिल्डर हैं, वो लोग भी अभी कतरा रहे हैं कुछ बड़े अनाउंसमेंट्स करने से। उनको ये डर लगता है कि उन्होंने अगर प्रोजेक्ट लॉन्च किया और कोरोना वेव 3 आ जाए या लॉकडाउन हो जाए या डिमांड उतनी नहीं है जितना वो एंटीसिपेट कर रहे हैं, तो उनका लॉन्च कहीं फंस ना जाए। टेक ऑफ होने के लिए नए प्रोजेक्ट आना और नए प्रोजेक्ट की बिक्री होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज रीसेल में काफी हलचल है क्योंकि लोग कस्टमर्स जो है काफी ज्यादा सफर किए हैं जो प्रोजेक्ट्स नहीं डिलीवर हुए करके। तो हर कोई बोलता है मेरे को रीसेल में या मेरे को रेडी टू मूव इन चाहिए, जो आज की डेट में उनको रीसेल में ही मिल सकता है ज्यादा तादाद में जी। अब उधर भी एक ये प्रॉब्लम आ जाती है, आप रीसेल में देखने जाएंगे तो वहां भी आपकी चॉइसेस लिमिटेड हो जाती है जी। आपको मेरे को इसी फ्लोर पे चाहिए, यही फेसिंग चाहिए, डोर फेसिंग ऐसा चाहिए, वास्तु कंप्लायंस, आप इतना सब ढूंढने जाएंगे तो अगर एक सोसाइटी में सिर्फ 4 या 5 या 10 घर ही अवेलेबल होंगे बिकने के लिए तो आपको इतनी ज्यादा चॉइसेस नहीं मिलने वाली जो आपके सारे बॉक्स हो जाएं। कहीं ये बैलेंस वापस से आना होगा कि कस्टमर्स रियलाइज करेंगे कि मैं नए लॉन्च में जाता हूं तो मेरी चॉइस, मेरी लोकेशन, मेरा ब्रांड जिसका मैं प्रोजेक्ट चाहता हूं वो सारी चीजें मिल जाएंगी। अदरवाइज अभी जो है सेल हो रही है, डेवलपर्स ठीक हैं, जिन्होंने काफी ज्यादा प्रोजेक्ट्स के लिए अप्लाई भी कर रखा है। ये एक और इशू है कि रेरा अप्लाई कर रखा है, रेरा आ नहीं रहा है जी। और तो जी सही कह रहे हैं, आपकी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अब हम तो आ गए इन द मिड ऑफ द फेस्टिव सीजन और बैंक्स ताजे अनाउंसमेंट ये है कि और आपको रिलैक्सेशन दे रहे हैं इंटरेस्ट रेट में। मतलब वैसे ही लोएस्ट था ऑल टाइम और उसमें छूटे फेस्टिव सीजन के अंदर। लेकिन जैसा आशीष जी कह रहे हैं कि आप लोन लेके घर ही खरीदना है ना, लेकिन वो घर उस तादाद में मिल नहीं रहे, उस तरह से नए प्रोजेक्ट अभी है नहीं, पुरानी इन्वेंट्री ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट हो चुकी है और रीसेल में हलचल है, लेकिन वहां पे किस तरह के लिमिटेशंस होते हैं वो भी है। लेकिन इस बीच दर्शक क्या करेंगे वही आज हम आशीष जी से जानेंगे और वो उनके सवालों के जरिए। तो ब्रिजेन पटेल साहब हैं, पहले कॉलर आ गए मुंबई से हमारे साथ। पटेल साहब बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या मदद करें। जी सर, हाउ आर यू सर? बस बढ़िया बढ़िया सर, आप बताएं। ऑल वेल सर, सो फार सो गुड। चलिए गुड है, बताइए क्या पूछना चाहेंगे। हाँ, so my question was actually based on your inputs. I have invested one BHK property in Ulve, Navi Mumbai. जी near about 2-3 year back. Okay. Now I am planning to have 1-2 BHK nearby Vasi where I can have all the amenities. And I want to sell my invested property and I want to buy 1-2 BHK where in the longer run I want to live in. बढ़िया है जी, अच्छी बात है। तो आपने उल्वे में ऑलरेडी एक घर लिया था, क्या उसका पोजीशन आपको मिल गया है ब्रिजेन साहब? नो सर, नेक्स्ट ईयर वी आर एक्सपेक्टिंग द पोजीशन बाय अगस्त सितंबर। अच्छा, और आप इसी को बेचकर दूसरा घर लेना चाह रहे हैं? करेक्ट। ठीक है, चलिए आपके लिए सलाह लेते हैं यहाँ पर। तो आशीष जी, उल्वे में इन्होंने निवेश किया था, काफी चर्चा रही एक समय में इस इलाके की, लेकिन आप ये चाहते हैं कि एक अपने लिए रहने के लिए और बड़ा घर ले लें, 2 BHK में ये कर जाएं, और इन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स देखे भी हैं, तो क्या सलाह रहेगी इनके लिए?
जी विपिन जी, नहीं, इन्होंने अच्छे टाइम पे उल्वे में इन्वेस्ट किया। इनको जो भाव मिल रहा है इन्होंने गेन्स तो बना ही लिए हैं। और आदमी जो है वो इन्वेस्टमेंट इसीलिए करता है कि कल को जब मेरे को जरूरत हो उस पैसे की तो वो पैसा अवेलेबल हो जाए। तो अगर ये अपने उल्वे का घर आज बेच के उसको री इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपनी फ्यूचर नीड्स के लिए, फ्यूचर नीड ये है कि एक बड़े घर में जाए जहाँ एमिनिटीज वगैरह हो और बेटर लोकेशन में हो, तो डेफिनेटली ये आज उल्वे में प्रॉफिट में बेचेंगे और उसी पैसे को रोटेट करके वाशी के पास में जो ये प्रोजेक्ट्स ढूंढ रहे हैं, जैसे रहेजा का इन्होंने लिस्ट किया है, वो अच्छा प्रोजेक्ट है। 2 BHK की कॉस्ट जो है वो 1 करोड़ से ऊपर ही रहेगी। वैसे 1.25 करोड़ के आसपास का यहाँ पे लिस्टेड प्राइस है 2 बेडरूम का। बाकी तो देखिए आजकल नेगोशिएशन वगैरह होती है, टेबल पे आप आएंगे, एक बार यूनिट सिलेक्ट करेंगे तो आपको भाव मिल जाएगा। लेकिन डेफिनेटली ये डिसीजन अच्छा ही रहेगा कि एक इन्वेस्टमेंट से निकल के आप दूसरा अपने यूज में उस पैसे को लेके आ रहे हैं, तो अच्छा है। एक तरफ आपने प्रॉफिट बनाया, उस प्रॉफिट और कैपिटल को आप यूज करके अपने नेक्स्ट 2-3 इयर्स डाउन द लाइन जिस घर में रहना चाहते हैं उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ओवरऑल इनको बेनिफिट ही होना चाहिए ये रोटेशन से। चलिए, अब एक ईमेल है हमारे पास गौरांग गांधी साहब का, और ये वही सवाल है लगभग उस लाइन पे जिस पे अभी मैं और आशीष जी बात कर रहे थे। पुणे के हड़पसर इलाके में आपने 50 लाख में एक 2.5 BHK लेना है। पिबल पार्क में आपने 58 लाख में एक 2 BHK देखा भी है। ARV रॉयल में 52 लाख, अगेन 2.5 BHK। अब ये पूछ रहे हैं कि कुछ डेवलपर्स जो हैं वो स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन का चार्ज ले रहे हैं जबकि कुछ उसे एग्जेम्प्ट कर रहे हैं, ऐसा क्यों है? और दूसरा इन्होंने फिर एक सवाल पूछा है कि रीसेल में 42 से 45 लाख में 2 BHK उनको ऑलरेडी मिल रहा है। अब वो कंफ्यूज हो गए हैं कि वो नए प्रोजेक्ट में जाएं या फिर रीसेल में घर लें। तो सर लगभग वही सवाल दर्शकों के मन में भी है जो बातचीत अभी हम आप कर रहे थे, बस ये है कि एक पर्टिकुलर सवाल है। तो क्या सलाह देंगे अब इन्हें? विपिन जी, पहले ही स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं। ये महाराष्ट्र के लिए बहुत ही यूनिक प्रोपोजिशन है कि महाराष्ट्र में अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं चाहे अंडर कंस्ट्रक्शन या रेडी, आपको स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन उसी समय देना होता है, जबकि जो बेसिकली पैसा गवर्नमेंट के पास जाता है, तो आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। वो तो है कि मतलब बिल्डर ऐसा ये एज ए पैकेज बिल्डर बना देते हैं कि हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, लेकिन वो तो रजिस्ट्रेशन उसकी होनी ही होनी है। तो एक बिल्डर अगर ये कह रहा है कि मैं स्टैम्प ड्यूटी आपसे लूंगा और दूसरा कह रहा है कि मैं आपको डिस्काउंट दूंगा, अल्टीमेटली रजिस्ट्रेशन होनी है। जबकि हरियाणा, कर्नाटका जो बहुत बड़ी रियल एस्टेट मार्केट्स हैं, यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन अंडर कंस्ट्रक्शन में तभी होती है जब प्रोजेक्ट पोजीशन पे आता है। तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ना ये कैलकुलेशंस अगर आप करना शुरू करेंगे तो आपको दिखेगा कि हरियाणा, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में अगर आप प्रॉपर्टी रोटेट कर सकें ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन टाइम तो आपको स्टैम्प ड्यूटी वगैरह पे नहीं करनी पड़ती है। अदरवाइज महाराष्ट्र में ये एवरी ट्रांजेक्शन में ये इंक्लूड होती है। अब दूसरा सवाल जो इनका है अबाउट सेकेंडरी में अगर ये किसी पुरानी प्रॉपर्टी में जाएंगे जो थोड़े कुछ साल उसका एज हो चुका है, तो उसमें अगर वो मोस्ट मॉडर्न एमिनिटीज और क्लब हाउस और स्पेस या जिस तरह के लिफ्ट्स लगी होंगी या जिस तरह के और इंटीरियर्स हुए होंगे, उसमें डेफिनेटली डिफरेंस है वर्सेस जो आज कई सारे डेवलपमेंट्स होते हैं। हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स हैं। पुराने प्रोजेक्ट्स में कारपेट एरिया ज्यादा होता था, नए प्रोजेक्ट्स में कारपेट एरिया कम होता जा रहा है। तो एरिया जो आपको घर के अंदर चाहिए वो अगर कम हो जाए, और कई फैमिलीज को एरिया ज्यादा चाहिए होता है, तो उनके लिए सेकेंडरी में जाना ही सेंसिबल होगा अगर उनको सोसाइटी थोड़ी बहुत जम जाए। अदरवाइज अब तो नए प्रोजेक्ट्स में बिना क्लब हाउस, बिना एमिनिटीज, बिना स्पोर्ट्स और ग्रीनरी वगैरह के बेचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लोग एक लाइफस्टाइल भी चाह रहे हैं। लोग चाह रहे हैं कि मेरे बच्चे जो हैं वो फैमिली जो है एंजॉय करे कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो अगर कोई गैप है प्राइसिंग में, वो प्राइसिंग में मेनली गैप इसी कारण आ जाता है नए और पुराने प्रोजेक्ट के बीच में। बाकी हड़पसर एक अच्छा इलाका है। हड़पसर में खुद में बहुत सारे आईटी पार्क्स हैं, फिर उसके पास में खराड़ी में बहुत सारे आईटी पार्क्स हैं, तो एज ए मार्क तो दिस इज अ गुड लोकेशन। तो इसमें अब ये बहुत ही पर्सनल चॉइस होगा। एक रेडी प्रोजेक्ट में वो जाके एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि वो प्रोजेक्ट क्या ऑफर कर रहा है। जी। अंडर कंस्ट्रक्शन में जो एक प्रपोजल है कि हम ये सब चीजें करेंगे, तो वो प्राइसिंग का वहां से आप अनुमान लगा सकते हैं कि मैं कितना प्रीमियम दे सकता हूँ कुछ सर्टेन फैसिलिटीज के लिए। चलिए, तो इसी बात पे अब एक छोटा सा ब्रेक हो जाए। ब्रेक के बाद कुछ और सवाल होंगे, और आप जानते हैं कि आपको हमारे सवाल कहां पूछने होते हैं। pg@moneycontrol.com पर आप हमेशा
अपने सवाल हमें भेज सकते हैं और हम इसी तरह आपके सवालों के जवाब देते हैं, उन्हें एक्सप्लेन करते हैं। एक छोटा ब्रेक ले रहे, ब्रेक के बाद और बातचीत आगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। आशीष महाजन साहब हमारे साथ बने हुए हैं, को फाउंडर प्रॉप स्टोरी। तो चलिए हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। अरविंद जैन साहब हमारे अगले कॉलर हैं, फोन लाइन पर आ चुके हैं। अरविंद जी, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। बताइए क्या पूछना चाहेंगे आप? नमस्ते जी। मैंने इन्वेस्ट किया है अमरनाथ वेस्ट में, नाहर ग्रुप और हैप्पी होम का प्रोजेक्ट था। 2011 में इन्वेस्ट किया, 1 BHK का फ्लैट है। तो अभी तक उसमें कोई एप्रिसिएशन नहीं हुआ है। 10 साल से वी आर होल्डिंग द थिंग। ओके। और उल्टा अभी भाव कम होते जा रहा है। वहाँ क्या अमरनाथ और उसमें एक स्टेशन आने वाला था, अमरनाथ और बदलापुर में, तो वो स्टेशन 10-15 साल से ऐसे ही चल रहा है, अभी तक कोई उसमें आया नहीं है। तो इज इट बेटर टू मूव आउट एंड इन्वेस्ट समवेयर एल्स एंड where to invest otherwise? जी, बढ़िया सवाल है आपका। अब देखिए रियल एस्टेट में यही होता है। आशीष जी, थोड़ी देर पहले किसी ने हमसे उल्वे की बात की थी और उनको उल्वे में बढ़िया प्रॉफिट मिला और अब वो उसके प्रॉफिट के दम पर एक नया घर ले रहे हैं दूसरी जगह पे। लेकिन कई इलाके ऐसे भी होते हैं जहां पर हम देखते हैं कि भविष्य की काफी चीजें होती हैं, लेकिन ओवर द टाइम वो चीजें होती नहीं है और प्रॉपर्टी रेट्स बढ़ते नहीं है। तो अंबरनाथ में भी ऐसा ही है, जहां पर एक समय में बहुत कुछ था, बड़े बड़े अनाउंसमेंट थे, होंगे शायद आगे, लेकिन फिलहाल के लिए नहीं है। और लगभग यही केस है इनका कि 2011 के घर में इनको कोई खास एप्रिसिएशन अभी तक देखने को नहीं मिला है। तो क्या करना चाहिए जब ऐसा हो जाए कभी कि जहां जो एजम्पशंस हैं वो फॉल इन प्लेस नहीं हो, तो फिर हमें उस प्रॉपर्टी से निकल जाना चाहिए? जी विपिन जी, कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये अगर हम किसी भी एसेट में हो, चाहे स्टॉक मार्केट में हो, चाहे गोल्ड में हो, हमने एक एसेट में इन्वेस्ट किया कि उसमें रिटर्न बने। एक पॉइंट के बाद अगर उसमें रिटर्न नहीं आ रही है, भाव नीचे जा रहे हैं और आपको लगता है कि प्रोस्पेक्ट नहीं इंप्रूव करने, जैसे ये बोल रहे हैं कि रेलवे स्टेशन आने वाला था, वो रेलवे स्टेशन अभी तक तो नहीं आया और आगे भी पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, तो अदर ऑप्शन इज कि अगर वो इसको निकाल दें इस समय, इस प्रॉपर्टी को, और इसी पैसे को री इन्वेस्ट करें। समझिए बलतापुर में ही कर लें, जहाँ पे काफी सारे अच्छे बड़े बिल्डर्स हैं और एस्टेब्लिश हो गया लोकेशन, या उसके क्या पता इनके पास थोड़ी और कैपिटल हो। अगर वो कैपिटल को जोड़ के किसी और एरिया में, जैसे कि कल्याण के पास में महिंद्रा हैप्पीनेस्ट और गोदरेज वगैरह के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो 40-50 लाख से भी चालू होते हैं, तो इन एरियाज में अगर ये चले जाएं तो शायद इनको बेटर रिस्पॉन्स मिल सकता है, क्योंकि कल्याण, डोंबिवली और ये एरियाज काफी डेवलप हो चुके हैं और जो चाहे ब्रिज का काम हो, मेट्रो का काम हो, यहाँ विजिबल है। तो देयर इज अ चांस कि यहाँ पे अगले 5-8 साल में ये रिटर्न ज्यादा बना लें वर्सेस जहाँ ये अंबरनाथ में, जो काफी ज्यादा बॉम्बे के आउटस्कर्ट में आता है। तो मेनली जो है कि किसी भी एसेट में रह के अगर उसमें प्रॉफिट नहीं आया जिस अजम्पशन से हमने काम किया, तो लॉसेस को काट लेना चाहिए। जो भी मिनिमल प्रॉफिट है उसमें से निकाल के किसी और चीज के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक, राइट। अब अगला एक और ईमेल हमारे पास है जो कि वेदांश साहब को और आपने भेजा है बंगलुरु से। आप पूछना चाहते हैं कि 1 करोड़ के बजट में आपको एयरपोर्ट के नजदीक इलाकों में कोई प्रॉपर्टी लेनी है। आप प्लॉट भी खरीद सकते हैं या फ्लैट, जो भी बढ़िया हो, जो अच्छा रिटर्न दे। तो सर, आपने थोड़ी देर पहले ही बंगलुरु में प्लॉट स्कीम की बात की थी और ये मैंने देखा भी है कि बंगलुरु के लोग आज भी प्लॉट में इन्वेस्ट करना या खरीदना उसे पसंद करते हैं। अब इनको निवेश ही करना है, 1 करोड़ रुपए रखते हैं और वो भी एयरपोर्ट के पास, तो क्या बेहतर विकल्प होगा, प्लॉट लें या फिर फ्लैट लें? देखिए, फ्लैट में तो इनको तब जाना चाहिए अगर उसको वो यूज करने की सोच रहे हैं। अदरवाइज अगर रिटर्न के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो मेरे हिसाब से एयरपोर्ट के अराउंड प्लॉट ले सकते हैं। इनफैक्ट अगर बेंगलुरु की, आप नॉर्थ बेंगलुरु में एयरपोर्ट पड़ता है, अगर आप उसकी ज्योग्राफी को समझेंगे तो आपको दिखेगा कि वो 2 रीजन्स में बटा हुआ है। एक है टोल गेट से पहले और एक है टोल गेट के बाद। बेसिकली जो एयरपोर्ट के जाते हुए टोल गेट आता है, उससे पहले की जो रीजन्स हैं ऑब्वियसली वो प्रीमियम पे आती हैं, क्योंकि वो शहर से पास है और आपको एक टोल गेट के थ्रू नहीं जाना पड़ता। अदरवाइज दैट टोल, एवरी टाइम यू क्रॉस द टोल, तो 100 रुपीज का तो उस पर चार्ज ही हो जाता है। तो और दूसरी रीजन है जो थोड़ी फ्यूचरिस्टिक रीजन है, जो टोल के आगे है। तो इस सब एरियाज में एसेट्स ग्रुप है, हीरानंदानी है, सेंचुरी ग्रुप है, मतलब मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं जो प्लॉट ऑफरिंग कर रहे हैं। एनीवेयर फ्रॉम एयरपोर्ट के आगे आपको ऑफरिंग्स जो मिलेंगी मोस्टली वो 30-35 लाख से स्टार्ट हो जाती हैं फॉर ए स्मॉलर प्लॉट, और जो एयरपोर्ट से पहले की हैं वो
सेम साइज का प्लॉट जो है वो 50-60 लाख की रेंज में आता है, सलारपुरिया एसेट्स और एक और वहाँ पे सैमीज ड्रीमलैंड करके भी है। तो प्लॉट में बेनिफिट यही है कि जैसे जैसे एप्रिसिएशन, जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा, जो कि मेट्रो भी प्रपोज्ड है, रेलवे लाइन से एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी भी इम्प्रूव हो रही है, तो ये सब होने के प्लस आईटी पार्क्स आ रहे हैं, ओके, तो ये सब जब फैक्टर्स प्ले इन करेंगे तो प्लॉट्स टिपिकली लो मेंटेनेंस प्रोडक्ट होते हैं, तो इनमें एप्रिसिएशन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं और इसको लिक्विडेट करना भी आसान हो जाता है। और स्पेशली बेंगलोर जैसी सिटी में जहाँ पे लैंड को लेके एफिनिटी बहुत ज्यादा है, अपार्टमेंट एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट के लिए किया जाता है कि कि अपार्टमेंट एक बनेगा प्रोजेक्ट, उसके बाद टेनेंट्स भी आ सकते हैं या आप खुद भी यूज कर सकते हो, और रीसेल एक सर्टेन वे में रीसेल भी हो जाता है, तो उसमें थोड़ा सा स्पेकुलेटिव एलिमेंट कम हो जाता है। ऑप्शंस बहुत हैं, गोदरेज, ब्रिगेड एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे डेवलपर्स के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो एयरपोर्ट से पहले भी हैं और एयरपोर्ट के बाद भी हैं। तो एनीवेयर फ्रॉम ऑप्शंस 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक मल्टीपल तरह की ऑप्शंस मिल जाएंगी बैंगलोर नॉर्थ में। जी राइट, तो आई थिंक कि यहाँ पर वेदांश को अपना जवाब मिल गया होगा। देखिए, दोनों चीजों में बहुत बेसिक अंतर है, आपको किसमें क्या फायदा होगा वो आशीष जी ने बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया। ऑप्शन दोनों के ही भरपूर हैं, आपके बजट में भी अच्छी तरीके से हैं, लेकिन आपका पर्पस क्या है और आप किस चीज को मेंटेन कर पाएंगे उस पर डिपेंड करता है। और आपने समझ लिया कि फ्लैट्स लेने के क्या फायदे हैं और अगर आपको बेहतर रिटर्न चाहिए तो प्लॉट उसमें कैसे आपकी मदद कर सकता है। चलिए इसी सलाह के साथ एक छोटा सा ब्रेक और लेते हैं, ब्रेक के बाद बातचीत जारी। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ आशीष जी बने हुए हैं। तो चलिए फटाफट अब हम अपने अगले कॉलर को ले लेते हैं क्योंकि समय रह गया है कम। कपिल साहब हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। कपिल जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल होगा? हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी। मैं आपका बड़ा फैन हूँ सर, आपके शो का, और मैंने जो प्रॉपर्टी लेने का जो डिसीजन किया है वो भी आपके काफी सारे शो देखने के बाद में। क्या बात है, बहुत बढ़िया है। चलिए हम भी आपको धन्यवाद देते हैं, आप जैसे दर्शकों की वजह से ही, और हम ये प्रेरणा पाते हैं कि बेहतर से बेहतर शो करें। और हमारे प्रॉपर्टीज गुरु जैसे कि आज आशीष जी हमारे साथ हैं, हम कोशिश करते हैं कि अच्छे लोग यहाँ पर आएं जो आपको बेहतरीन सलाह दें। राइट, तो बताइए आपका सवाल क्या है? तो सर मैंने ऑलरेडी एक फ्लैट जो है बुक किया है पनवेल में, ये साई प्रोविंसो काउंटी करके एक ये प्रोजेक्ट है। ये शेरडोन करके एक विलेज, शेरडोन विलेज यहाँ पे है जी जी। तो मैंने 35 लाख में दिया है 1 BHK, अराउंड 490 समथिंग कारपेट एरिया है। ठीक है जी। तो मुझे जानना है कि मीन्स क्या फ्यूचर रहेगा ये प्रोजेक्ट का। अभी तो करंटली अंडर कंस्ट्रक्शन है, अराउंड 95% कम्प्लीटेड है। 6 मंथ बोल रहे हैं पोजीशन के लिए अप्रोक्सीमेटली। नहीं, अच्छा सवाल है आपका। पनवेल में आपने निवेश किया है और एक एप्रिसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से निवेश किया, अगले 10 साल में क्या होगा ये आप जानना चाहते हैं। तो आशीष जी, पनवेल भी लंबी कहानी है इसकी। वो जगह बॉम्बे का एक ऐसा आउटस्कर्ट जहां पर काफी सारी चीजें कही जाती है, बोली जाती है, जिसके लिए, और अब ये इनका निवेश है, ये क्या उम्मीद कर सकते हैं इसके साथ? जी विपिन जी, पनवेल अच्छी लोकेशन है क्योंकि रेलवे कनेक्टिविटी तो पनवेल तक आई जाती है, और जिस तरह से इन्होंने कहा कि सेकंड होम की तरह यूज करना चाहते हैं, तो ये काफी ज्यादा लश ग्रीन एरिया में ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है। इसके पास में रिजर्व फॉरेस्ट भी है, तो सेकंड होम में इनको डेफिनेटली जो वंस इन अ वाइल ये जाया करेंगे वहां रहने के लिए, अगर जब ये बन जाएगा तो वो बेनिफिट्स तो इंटेंजिबल बेनिफिट्स हैं। और बाकी आ जाता है कि न्यू बॉम्बे से रिलेटेड जितनी भी इंफ्रा डेवलपमेंट है, चाहे वो नया एयरपोर्ट हो या ट्रांस हार्बर लिंक हो, ये सारे जो है वो पनवेल, ऐसा नहीं है कि पनवेल की रियल एस्टेट कोई सस्ती रियल एस्टेट है। अगर आप डिस्टेंस से नापेंगे तो आप हैरान होंगे कि वहां पे भी 8 करोड़ और 1 करोड़ प्लस के प्रोजेक्ट्स हैं। तो फ्यूचर वैल्यू को बहुत ज्यादा हमने डिस्काउंट करके अभी करंट प्राइसेस में ले रखा है। अदरवाइज ये जो साई ग्रुप है ये भी यहाँ के जाने हुए ग्रुप में माने जाते हैं, तो डेवलपर वाइज भी कोई इनका ऐसा इशू लगता नहीं है। 10-15 साल की जो बात कर रहे हैं वो तो काफी अच्छा टाइम फ्रेम है। इसमें आई एम श्योर एक साइकिल जो रियल एस्टेट की अब साइकिल डेफिनेटली 8-10 साल की एक रहती है,
अगर वो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देख रहे हैं और साइकिल की हाई पॉइंट पे अगर वो सेल कर सकें तो ऑब्वियसली उनको रिटर्न मिल जाएगा। बाकी जो इन्होंने रीजंस टू परचेज और जो एप्रिसिएशन ये ढूंढ रहे हैं, आई थिंक ओवरऑल पैकेज इज ओके, यू नो, सारी इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो मीट हो जाती है। नॉट अ वेरी बिग इन्वेस्टमेंट, सेकेंड होम, अवे फ्रॉम सिटी, ओके, ग्रीन एरियाज में है और इंफ्रा डेवलपमेंट से लिंक्ड है, जो कि काफी कुछ काम अब हो रहा है। हमारे यहाँ पे हर चीज स्लो होती है, तो होपफुली नेक्स्ट 10 years तो डेफिनेटली हो जाएंगी चीजें। जब ये हो जाएंगी तो आपको एप्रिसिएशन का जो पोटेंशियल है वो भी प्ले आउट हो जाएगा। ठीक है जी, बढ़िया है। चलिए, तो कपिल साहब बढ़िया है, ये आपका इन्वेस्टमेंट अच्छा है, सेकंड होम के तौर पे अच्छा है, लोकेशन तो अच्छी है और आपने एक बढ़िया होराइजन रखा है 10 साल का होपफुली, क्योंकि पनवेल के साथ बहुत सारे और दूसरे डेवलपमेंट भी हैं जो वक्त के साथ होते हुए नजर आएंगे और शहर के यानी बॉम्बे के लगभग सभी बड़ी नामी गिरामी डेवलपर्स ने वहां पे अपना कोई ना कोई प्रोजेक्ट डाला है। सो आई होप कि आपको भी इस पे अच्छा अप्रिसिएशन मिलेगा। ऑल द बेस्ट फॉर दिस। चलिए, इसी के साथ वक्त हो गया आपसे इजाजत लेने का, लेकिन जाने से पहले आशीष जी हम आपका शुक्रिया कहेंगे, आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को एक इनसाइट दिया प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट मार्केट के लिए और उनके व्यक्तिगत सवालों के जवाब भी दिए। बहुत शुक्रिया सर। और आपसे हमेशा की तरह यही निवेदन कि आप अपने सवाल हमें pg@moneycontrol.com पर भेजते रहिए। सिर्फ अपना फोन नंबर डालिए, बाकी सब हम पर छोड़िए। हम अपने प्रॉपर्टी गुरुज के जरिए आपको बेहतरीन से बेहतरीन सलाह देने की कोशिश करेंगे ताकि आप अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट सोच समझकर और अच्छी तरह करें ताकि आपको मिले फायदा ही फायदा। चलिए, इस हफ्ते के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। स्टे सेफ। नमस्कार। DP World. Let's go with them.